मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र उपेंद्र ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी की जो यूनिट थर्ड है भारत का भूगोल, उसमें अल नीना और ला नीना ये टॉपिक है जो कि काफ़ी एक जटिल टॉपिक माना जाता है। ओशनोग्राफी के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में। ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है और आज मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जब मैं समझाऊँ तो ये आपको दिमाग में बहुत हद तक समझ में आ जाए। खूब प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको समझाने का। तो देख लीजिए ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, मतलब पूरे विश्व का मानचित्र है। और इस विश्व के मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं, ये जो आपको रेखा दिख रही है, सीधी रेखा, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक। और यह जो इक्वेटर होता है पूरे विश्व को या पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो आपको दिख रहा होगा कि विषुवत रेखा पूरे बीच से जा रही है, जिसको हम लोग 0 डिग्री से भी हम लोग इसको शो करते हैं। ठीक। अब इस विषुवत रेखा से जो ऊपर का जो क्षेत्र है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इसको क्या कहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर। जबकि इस रेखा का जो नीचे का जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा के नीचे का क्षेत्र, इसको हम भूमध्य रेखा का क्षेत्र कहते हैं। अगर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भूगोल पढ़ा होगा तो उनको ये बात मालूम होगी। ठीक है। और इस विषुवत रेखा से हम लोग जब 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, आपको कट 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 करके जो रेखा दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा पाई जाती है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर ही जो आपको हल्का कट 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 वाली रेखा नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आएंगे 23.5 डिग्री पर साउथ में, तो 23.5 डिग्री पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। तो ये कुछ चीज़ें रहीं। और उन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको अल नीनो और ला नीनो को समझना है, इस परिघटना को समझना है, इस फिनोमिना को हमको समझना है। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ना, ये जो रेखा दिख रही है आपको, कौन सी रेखा? इक्वेटर। और ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका। और इधर आपको नज़र आ रहा है नीचे पे, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। हमको इन दोनों ही चीज़ों को समझना है। ठीक। और यहाँ पे हम पूरा पूरा पढ़ेंगे किसके बारे में? दक्षिण प्रशांत महासागर, मतलब साउथ पैसिफिक ओशियन। कुल मिला के कहानी क्या रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया का हम पूर्वी भाग देखेंगे, जबकि हम इस अमेरिका का पश्चिमी भाग देखेंगे। क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये नक्शा अभी आपको 2D में नज़र आ रहा है, 3D में नज़र नहीं आ रहा है ना। तो कुल मिला के ये दक्षिण अमेरिका का कौन सा भाग कहलाएगा? ये पश्चिमी भाग। और ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो भाग है, इसको हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं। उससे पहले हमको वायुदाब पेटी देखना पड़ेगा। तो वायुदाब पेटी को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि ये पूरी पृथ्वी है जो कि गोल है, और बीच से जो रेखा जा रही है विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा से लगभग 30 से 35 डिग्री, है ना, मतलब विषुवत रेखा से लगाकर 30 से 35 डिग्री तक जो है एक पवन पाई जाती है। एक पवन होती है जिसका नाम है व्यापारिक पवन, या इसको ट्रेड विंड कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, आपको जो नज़र आ रही है। और जबकि इसकी जो दिशा है, व्यापारिक पवन की दिशा, ये इस तरीके से दिख रही है आपको। ये कौन से गोलार्ध में है? ये दक्षिणी गोलार्ध में। कुल मिला के इक्वेटर के ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर के नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 30 से 35 तक जो है यहाँ पर ट्रेड विंड का प्रभाव होता है, नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ, है ना। लेकिन दोनों तरफ अलग अलग दिशा से वो आती हैं। ठीक। और दिशा क्या है इधर पे? अगर साउथ में हम देखेंगे, व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम
की ओर होती है। ठीक है, किधर से किधर होती है, ये दक्षिण पूर्व से आती है और उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। ये आपको दिख रही है ना, यानी दक्षिण से और पश्चिम दिशा की ओर ये कैसी कर रही हैं, मुंह कर रही हैं। दक्षिण पूर्व से आ रही हैं, मतलब दक्षिण से भी आ रही हैं, पूर्व से आ रही हैं, और जा किधर रही हैं, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा आई होप समझ में आया होगा, है ना। ये कुल मिला के बात इतनी रही। ये व्यापारिक पवन है, ये पूरी व्यापारिक पवन है, और ये 20 की जो रेखा है ये इक्वेटर है। अब कहानी हमको यहीं से समझना है। हालांकि देखिए मैंने एक चीज़ गलत लिखा है यहाँ पे, ये जो है दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, और बीच में विषुवत रेखा है। इतनी बात समझ गए। और इक्वेटर से लगाकर ये ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और नीचे का यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आप कुछ चीज़ों को और देख लीजिए। ये जो 0 से 5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है अलग से, है ना, इसको समझ लीजिए। 0 से जो 5 का जो क्षेत्र होता है, मतलब 0 से ये 5 नॉर्थ में और 5 साउथ में, यहाँ का क्षेत्र जो होता है शांत क्षेत्र या डोल ड्रम पेटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण जो है विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर हवाएं एकदम गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और यहाँ पर क्षैतिज हवाएं नहीं चलती बल्कि सीधे हवा ऊपर उठती है, मतलब वो वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शांत क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं। ठीक, लेकिन 5 से लगा के, हालांकि ये 0 से 30-35 भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको मानते हैं 5 से 30-35 तक का जो क्षेत्र है ये व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड का क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ मैंने इसका क्षेत्र भी लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ मैंने लिख के भी बाकायदा रखा हुआ है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जो मेन फिनोमिना का। अब ये मेन फिनोमिना हमको क्या समझना है, अल्नीना, लानीना और एक सामान्य स्थिति पढ़ना। तो सामान्य स्थिति को हम सबसे पहले देखेंगे कि सामान्य स्थिति में क्या होता है। ठीक है, ये पूरा मैंने हैंडमेड बनाया हुआ है। अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र दिख रहा है आपको, मकर रेखा गुजरती नजर आ रही है आपको। ये 30 से 35 का जो क्षेत्र है, यहाँ 30 लिखा हुआ है मैंने, ये 30-35 का जो क्षेत्र है ये है आपका व्यापारिक पवन का क्षेत्र। और यहाँ ऊपर देखेंगे आप कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहीं से कहीं तक इक्वेटर को टच नहीं करता, लेकिन जो साउथ अमेरिका है इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये नीचे तक, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये जो है किसको टच कर रहा है, विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। आप इतनी बातों को जान लीजिए। अब कहानी हमको क्या समझना है कि इस दक्षिण अमेरिका में एक तट पाया जाता है, पेरू का तट, और इस पेरू के तट पर, मतलब ये पेरू है और यहाँ पर पेरू की जलधारा पाई जाती है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ सब पानी है इस टोटल क्षेत्र में, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पानी है। अब होता क्या है, याद रखिएगा, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, पेरू है और पेरू की पूरी ये जलधारा है। अब जलधारा क्या होती है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जब किसी महासागर का जल किसी एक निश्चित दिशा में, किसी भी भौतिक कारण से किसी निश्चित दिशा में जब वो बहना शुरू करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जलधारा कहते हैं। अगर यह जलधारा समुद्र में हो रही होती है तो हम इसको महासागरीय जलधारा कहते हैं। जब किसी महासागर में होती है तो महासागरीय जलधारा कहते हैं। अब हमको यहाँ पर दो क्षेत्र नज़र आ रहे हैं। एक क्षेत्र हमको ये नज़र आया दक्षिण अमेरिका, दूसरा क्षेत्र हमको नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, और यहाँ है पेरू। ठीक, अब क्या होगा कि व्यापारिक पवन इधर से आएंगी, क्योंकि ऊपर पानी है, पानी की लेयर है, तो व्यापारिक पवनें जब आएंगी तो ये व्यापारिक पवनें ऊपर के जो पानी है, क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, गर्म क्षेत्र है। क्यों गर्म क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र कहाँ पर है, आपके 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, मतलब उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो पानी होगा वो कैसा होगा, गर्म होगा। अब क्या होगा, गर्म तो होगा, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास आप कीजिएगा। यहाँ पूरा पानी है, तो ये पानी की एक विशेषता होती है कि जो पानी जो है नीचे ठंडा होता है, नीचे हमेशा ठंडा पानी होता है और ऊपर कैसा पानी होता है, गर्म पानी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है, पेरू के पास का जो क्षेत्र है, यहाँ का पानी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है और ये किधर आगे बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तट की तरफ ये आगे बढ़ता है। तो मतलब अब आप बोलोगे
जो व्यापारिक पवन है वो तो पूरे पानी को एक साथ बहा के ले जाएगी, मतलब पानी को किधर एक्यूमुलेट करेगी, ये दक्षिण अमेरिका के तट से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर इसको लेके जाएगी, मतलब पूरे पानी को लेके जाना चाहिए। लेकिन आपने पढ़े होंगे कि जो गर्म पानी होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, और जब ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है ऊपर का गर्म पानी, तो ऊपर का गर्म पानी किधर चल देता है, सीधे सीधे ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास में ये पूरा गर्म पानी जाके जमा हो जाता है। जब यहाँ का गर्म पानी इधर आके एक्यूमुलेट होता है तो यहाँ पर नीचे से एक पानी की धारा चलती है जिसको हम कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि नीचे का ठंडा जल इस ऊपर के हटे गर्म जल को भरने के लिए आता है और यहाँ पर एक चक्र का निर्माण हो जाता है। मतलब ऊपर का जब गर्म पानी हट के दक्षिण अमेरिका के तट का गर्म पानी हट कर या व्यापारिक पवनों के प्रभाव में किधर आगे बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर बढ़ता है। जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की ओर बढ़ता है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहुत सारा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे जब गर्म पानी जहाँ जमा होगा मतलब ऑस्ट्रेलिया में कौन सा प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, जो है ना, जहाँ भी गर्म क्षेत्र होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा और जहाँ पर ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। मतलब दक्षिण अमेरिका के मतलब पश्चिमी तट पर गर्म क्षेत्र हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र ठंडा है, यहाँ का गर्म पानी हटा तो अंदर से कौन सा पानी आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। मतलब ये जो दक्षिण अमेरिका का कौन सा तट है, ये पश्चिमी तट है, ये पूरा का पूरा एक ठंडा क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ का गर्म पानी हट के तो इधर भाग रहा है इस दिशा में, और अंदर से नीचे से कौन सा पानी आ रहा है, ठंडा पानी। और इस ठंडे पानी के साथ में क्या आएगा, आपका बहुत ही मिनरल युक्त या खनिज युक्त पानी अंदर से इस खाली जगह को भरने के लिए आएगा। और इसके पीछे पीछे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन आएंगे और इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए कौन आएंगी, बड़ी बड़ी मछली आएंगी। और ये पूरा जो क्षेत्र है पेरू का, है ना, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ये मत्स्यन के लिए या मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र बन जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सामान्य स्थिति में क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ का जो पानी की ऊपरी सतह है वो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर आगे बढ़ती है, जिससे गर्म पानी बह बहकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जमा हो जाता है। और जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जमा होता है तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है क्योंकि गर्म पानी है, और जबकि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर हाई प्रेशर बन जाता है। उसके पश्चात क्या होता है आप ये समझिए, जब यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी होगी, मतलब यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, बादल का निर्माण करेंगी, और यहाँ पर सामान्य स्थिति में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर धमाधम बारिश होगी। कहाँ बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बारिश होगी। और कौन सा क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए बेस्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है। कुल मिला के एक सामान्य स्थिति है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई कि व्यापारिक पवनों का प्रभाव से जो दक्षिण अमेरिका के तट का पानी है वो कहाँ इकट्ठा होता है, एक जगह पे, मतलब यहाँ पर गर्म पानी और यहाँ पर ठंडा पानी। मतलब जहाँ ठंडा पानी होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा, जहाँ गर्म पानी होगा वहाँ लो प्रेशर होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में धमाधम बारिश होगी। और ये क्षेत्र कैसा होगा, ये शुष्क क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। लेकिन मछली उत्पादन के लिए बेस्ट क्षेत्र होगा, क्योंकि ऊपर का गर्म पानी हटा तो नीचे से ठंडा पानी आया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवेलिंग, या क्या कहते हैं इसको हिंदी में उत्श्रवण कहते हैं। और ये तो एक चीज़ हुई। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए कि जहाँ पर लो प्रेशर होता है, याद रखिएगा, जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ पर हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर वो ठंडी होती हैं और बादल का निर्माण करती हैं। और इसमें से जो कुछ हवाएं बच जाती हैं वो किधर की ओर वापस चले जाती हैं, हवाएं ऊपर ऊपर, ये
पूर्व पश्चिमी तट की ओर चले जाती हैं, ठीक है, पश्चिमी तट की ओर जाती हैं और फिर नीचे उतरती हैं। तो मतलब यहाँ पर एक पूरे एक चक्र का निर्माण हो जाता है, एक पूरे चक्र का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वॉकर सेल। ठीक है, ये चक्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? ये आपके हवाओं का ऊपर उठना, बादल का निर्माण करना, और जो हवाएं बादलों का निर्माण नहीं करती वो वापस किधर आ जाती हैं? वो इस दिशा में आ जाती हैं, पश्चिमी तट की ओर, और एक पूरे साइकिल का यहाँ पर निर्माण करती हैं। साइकिल मतलब एक चक्र का निर्माण करती हैं, जिसको हम वॉकर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉकर सेल कहते हैं। ये सामान्य स्थिति है। आपको कहानी समझ में आ गई होगी मैंने क्या क्या समझाया। मतलब एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ दक्षिण अमेरिका का तट है, और दोनों तटों में हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कहानी बनती है। व्यापारिक पौने जो हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पानी को बहाकर ले जाती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका का जो तट है वहाँ पर जो इसको हम कहते हैं दक्षिण प्रशांत विषुवतीय ठंडी जलधारा, यहाँ लिखा हुआ है। तो कौन सी है ये? दक्षिण प्रशांत विषुवतीय ठंडी जलधारा। मतलब यहाँ पर ठंडा पानी पाया जाएगा, इसको हम ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक। और गर्म जलधारा कहाँ पाई जाएगी? गर्म जलधारा पाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में, गर्म जलधारा पाई जाएगी। ये सामान्य स्थिति में है। ये अभी तक हमने एक स्थिति पढ़ी, अभी हम अल नीनो और ला नीनो पर नहीं पहुँचे। भले ही से वीडियो 1 घंटा लग जाए, लेकिन मैं आपको बार बार समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपके भेजे आपके खोपड़े में बात घुस जाए। ठीक। तो इस तरीके से ये बात रही, है ना। कुल मिला के एक बार और समझ लीजिए, मैं जल्दी में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपको समझा के ही जाऊँगा। सामान्य स्थिति में आप देख लीजिए, सामान्य स्थिति क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया रहा और ये हमारे भाई साहब दक्षिण अमेरिका रहे। सामान्य स्थिति में यहाँ हाई प्रेशर रहता है, यहाँ लो प्रेशर रहता है। सामान्य स्थिति में अभी हम अल नीना और ला नीना को हमने एक साइड ठंडे अवस्थे में रखा है। ठीक। फिर से समझ लीजिए कहानी क्या है कि पेरू के तट का जो पानी है व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आता है, और ऊपर का गर्म पानी बह बहकर एक किधर जाकर जमा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। और जब जहाँ गर्म पानी जमा होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है, और यहाँ का जो ठंडा पानी है वो मतलब गर्म पानी जो हट के इधर आया है, तो उसको खालिस्तान को भरने के लिए नीचे से ठंडी जलधारा आती है ना। और यहाँ पर एक पूरे एक चक्र का निर्माण हो जाता है। मतलब जो नीचे से जो पानी आता है उस गर्म पानी के हटने पर उसी के कारण यहाँ की एक जलधारा का निर्माण होता है। इसको कहते हैं दक्षिण प्रशांत विषुवतीय ठंडी जलधारा। और ये किसके कारण होता है? यहाँ पर अपवेलिंग की प्रोसेस होती है, और अपवेलिंग की प्रोसेस के कारण बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन भी ऊपर पानी की सतह पर आते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन को खाने के चक्कर में नीचे की मछलियाँ भी ऊपर आती हैं, और ये क्षेत्र जो है फिशरीज के लिए बड़ा अच्छा बन जाता है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। लेकिन ये क्षेत्र में हमेशा सूखे की स्थिति बनी रहती है सामान्य स्थिति में, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपको काई की स्थिति मिलेगी, अच्छी बारिश की स्थिति मिलेगी सामान्य कंडीशन में। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम देखते हैं, इसी को हमने और देखा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये आपको दिख रहा है, और ये आपको दक्षिण अमेरिका दिख रहा है। यहाँ का ठंडा पानी है मतलब हाई प्रेशर, यहाँ पे गर्म पानी है लो प्रेशर, और ये इधर से इधर जा रहा है पानी, मतलब एक साइड पे इकट्ठा हो रहा है। और इस खालिस्तान जो खालिस्तान बचा हुआ है, इस खालिस्तान को भरने के लिए अंदर से ठंडा जल आ रहा है, जिसको हम अपवेलिंग कहते हैं या उत्श्रवण कहते हैं। मैंने एक बार और आपको समझा दिया। ये पानी किसके प्रभाव में हट रहा है? ऊपर का गर्म पानी किसके प्रभाव में हट कर एक तरफ जा रहा है? ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में हट कर एक साइड जा रहा है। मतलब दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट का पानी, ऊपर का जो पानी है, पानी की ऊपरी सतह है जहाँ पर गर्म पानी है, उस गर्म पानी को बहा बहा कर कौन ले जा रहा है आगे? कौन आगे धक्का दे रहा है उसको? व्यापारिक पवन धक्का देकर आगे बढ़ा रही है। और किधर ले जा रही हैं उसको? आप देख लीजिए किधर ले जा रही हैं। वो लेके जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर लेके जा रही हैं। तो ये सामान्य कंडीशन में है, इधर का पानी का इधर जाना, ये सामान्य कंडीशन है। अब क्या होगा? विशेष कंडीशन हम देख लेते हैं। इससे क्या होगा? इस प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होगी सामान्य स्थिति में, और दक्षिण अमेरिका का जो पेरू का तट है ये स्थान शुष्क क्षेत्र के रूप में होता है। ठीक।
अब सामान्य स्थिति में और क्या क्या बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर, ये हमने देख लिए, और यहाँ पर हाई प्रेशर, जिसके कारण लो और हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक चक्र का निर्माण हो जाता है। इस चक्र को हम कहते हैं वॉकर सेल। ठीक, अब भारत में सामान्य स्थिति में क्या होगा कि पश्चिमी घाट में अरब सागर की शाखा से बारिश होगी, और पश्चिमी घाट के एक साइड पे बारिश होगी और दूसरा क्षेत्र जो है वो पानी से महरूम रह जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं विंडवर्स्ट क्षेत्र या वृष्टि छाया प्रदेश। और दूसरी तरफ पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है और सभी तरफ बारिश होती है, यहाँ विंडवर्ट या वृष्टि छाया प्रदेश नहीं बनता। जबकि जो अरावली वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो हवाएं आती हैं तो अरावली पर्वत इनके समानांतर होता है, और समानांतर होने के कारण क्या होता है, ये हवा को रोक नहीं पाता और सीधे बहने देता है। ठीक है, इस कारण अरावली वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, ये वो क्षेत्र सूखा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो इस बातों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास एक क्षेत्र होता है डार्विन, जबकि दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के निकट का जो क्षेत्र होता है ताइती। मतलब इन दोनों क्षेत्रों के बीच, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक क्षेत्र है वहाँ पर डार्विन, और दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर एक क्षेत्र है ताइती। तो मतलब डार्विन और ताइती के बीच में वॉकर सेल का निर्माण होता है। अब हमने उस क्षेत्र को भी मेंशन कर दिए जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मौजूद है, जिसका नाम है डार्विन, और हमने उस क्षेत्र का नाम भी आपको बता दिया जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के निकट है, ताइती। इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की शिफ्टिंग होती है। कभी इधर हाई प्रेशर होता है तो कभी इधर लो प्रेशर, कभी इधर लो प्रेशर तो कभी इधर हाई प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में ताप और दाब की जो प्रवणता है वो चलती रहती है, जिसके कारण में जो है एक प्रकार से चक्र का निर्माण होता है, और इन्हीं चक्रों के कारण क्या का निर्माण होता है, अल नीनो और ला नीनो की कंडीशन निर्मित होती है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब एल नीनो का मतलब क्या होता है, या इसको इंसो भी कहते हैं, या इसको अल नीनो मोडाकी कहते हैं। सारी बातों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। अब थोड़ी देर के लिए सारी बातों को भूल जाइए, और यहाँ देखिए, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लो प्रेशर है, और ये है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर क्या है, कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो इससे पहले मैं आपको सारी बातों को समझाऊं, थोड़ा सा एक बार हम वर्ल्ड के मैप पर वापस चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएंगे। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चूँकि पृथ्वी गोल है तो ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है और ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है। तो कुल मिला के ये ऐसी ही है कहानी। जब इसको मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये पूरा कुल मिला के इस तरीके से होगा, ये है ना। अभी हम 2D देख रहे हैं, इसका 3D नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एटलस का ये नक्शा है। तो और यहाँ से आप देखेंगे ये दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका से आप यहाँ नीचे जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के पास एक क्षेत्र है मेडागास्कर, और मेडागास्कर में एक क्षेत्र है, उसका नाम अभी हम आगे बताएंगे आपको। ये मेडागास्कर है। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है तो यहाँ भी हाई प्रेशर बनता है मेडागास्कर में। ठीक, मतलब दोनों जगह हाई प्रेशर हो जाएगा। सामान्य स्थिति में अगर सामान्य स्थिति में हाई प्रेशर कहाँ रहता है, दक्षिण अमेरिका के ऊपर ही हाई प्रेशर रहता है, मतलब पेरू के तट पर हाई प्रेशर रहता है। जब वहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो दक्षिण अफ्रीका के जो मेडागास्कर है यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, और जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो इसका मतलब हमारे भारत में बहुत अच्छी बारिश होती है, बेहतर मानसून होता है, याद रखेंगे। और ये हवाएं, क्योंकि हमारा जो भारत है पूरी गर्मी भर एकदम गर्म होता है, लो प्रेशर बना रहता है। मेडागास्कर में हाई प्रेशर, जब मेडागास्कर में हाई प्रेशर, भारत में लो प्रेशर, तो ये हवाएं किधर से किधर जाएंगी, और हमें हवा हमेशा हाई प्रेशर से, मतलब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो हाई प्रेशर मेडागास्कर में है, लो प्रेशर भारत में है। तो ये हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को उठाते हुए ले जाती हैं और भारत में भक्कम पानी गिरवाती हैं। बेहतर मानसून की स्थिति हमारे भारत में बन जाती है सामान्य स्थिति में। ठीक है, इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो हमको किन किन क्षेत्रों को देखना है, हमको अब इन क्षेत्रों को देखना है। तो हमारे पास क्षेत्र क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। सामान्य स्थिति में लो प्रेशर कहाँ रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में। सामान्य स्थिति में हाई प्रेशर कहाँ रहेगा, दक्षिण अमेरिका में।
फिर सामान्य स्थिति में अगर दक्षिण अमेरिका में हाई प्रेशर है तो दक्षिण अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर है वहाँ भी हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर मेडागास्कर के पास भी मैस्करिन हाई नाम का एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मैस्करिन हाई। और इसी समय हमारे भारत में लो प्रेशर होता है, क्योंकि साल भर पूरी गर्मी में जो है हमारा जो 4 महीने में जो गर्मी पड़ती है भारत तपता है, तो भारत में लो प्रेशर हो जाता है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इंटर करती हैं और भारत में जोरदार मानसून और बारिश आपको देखने को मिलती है। अब सामान्य स्थिति में क्या क्या हो रहा है मैंने अलग से लिख के भी रखा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में लो प्रेशर मतलब डार्विन पर लो प्रेशर होता है। दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पास ताहिती पर हाई प्रेशर होता है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के मेडागास्कर के मैस्करन हाई पर हाई प्रेशर होता है, और भारत में एकदम लो प्रेशर, क्योंकि गर्मी भर भारत क्या है? तपता है, तो इस कारण यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है और भारत में बढ़िया हमको बारिश देखने को मिलती है। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम अल नीना वाली स्थिति में देखते हैं कि अल नीना वाली स्थिति में क्या होता है। 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, है ना। एक मिनट रुकिएगा। देख लीजिएगा कुछ चीज़ें, एक यहाँ से एक फोल्डर मिसिंग है ना, तो उन बातों को आप थोड़ा सा मेरे मुंह से ही सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम जो अल नीनो की जो जानकारी है, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। सर्वप्रथम अल नीनो की जानकारी 1983 में दक्षिण अमेरिका तथा पेरू के प्रशांत महासागरीय वाले तटीय क्षेत्रों में देखने को मिली थी। कब मिली थी ये? 1983 के आसपास। ठीक है, सबसे पहले कब देखने को मिली थी ये? 1983 के आसपास ये हमको देखने को मिला था। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, अल नीनो एक जटिल महासागरीय परिघटना है जिसका असर पूरे विश्व की जलवायु व मौसम पर पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जलवायु विशेषज्ञ इसे 21वीं शताब्दी की सबसे गंभीर और प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं। चौथा पॉइंट इसका है, अल नीनो से समस्त विश्व की प्रकृति तथा मौसम पर असामान्य रूप से बदलाव आने लगा है। ये सिर्फ पॉइंट है, मैं अल नीनो के बारे में अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अल नीनो को समझेंगे, पहले पॉइंट इसको देख लीजिए। पांचवा पॉइंट यह है, यह एक निश्चित समय अंतराल पर पेरू के समुद्र तट से शुरू होता है। बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट उसका पेरू का समुद्र का तट है। छठवां पॉइंट है, हाल ही में यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि ला नीना वर्ष पिछले 3 वर्षों से चलता रहा है। कौन सा? ला नीना। ला नीना कितने वर्ष से चल रहा है? 3 वर्षों से चल रहा है। मतलब 2020 से 2022 तक जो है किसकी स्थिति रही? ला नीना की। अगर ला नीना है तो याद रखिएगा भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 2023 से एल नीना या एल नीनो की कंडीशन होने वाली है या हो चुकी है। सामान्यतः 2 से 7 साल में अल नीनो आता है। ये सामान्य स्थिति होती है। अब क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे।
मैं आपको यहीं पर समझाता हूँ। अब यहाँ से स्थिति अलग हो जाए, किसी कारण से व्यापारिक पवन कमज़ोर हो जाएगी। जब व्यापारिक पवन कमज़ोर हो जाएगी तो ये पानी को दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के गर्म पानी को किधर ढकेलने में असमर्थ हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म पानी एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, जमा नहीं हो पाएगा। जब जमा नहीं हो पाएगा तो जो धारा इधर से इधर बह रही थी वो अब पानी की आगे बढ़ने की स्थिति नहीं रहती और पानी अब उल्टी दिशा में बहने लगता है कि सर अब पानी जो है किधर से किधर बहेगा, वापस ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बहने लगेगा। जिसके कारण क्या होगा कि पानी अब गर्म पानी किधर इकट्ठा होगा, गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर होगा। जिसके कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट अर्थात पेरू के तट पर लो प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया पर हाई प्रेशर बनेगा। अब जो है ऑस्ट्रेलिया कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर वाला हो जाएगा और दक्षिण अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है वो लो प्रेशर वाला हो जाएगा। मतलब दक्षिण अमेरिका में बहुत तेज बारिश होगी और ऑस्ट्रेलिया अब सूखाग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि सूखाग्रस्त क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया पर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू के निकट कौन सा क्षेत्र बना है, लो प्रेशर का क्षेत्र बना है। और जब ये कंडीशन सामान्य स्थिति से बिल्कुल विपरीत हो जाती है, मतलब दक्षिण अमेरिका पर हाई प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया पर लो प्रेशर, ये सामान्य कंडीशन से हटकर अल नीना की कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ से पूरी स्थिति बदल जाती है और जलधारा जब विपरीत दिशा में बहती है ना, जब इधर से इधर बह रही थी मतलब दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर बह रही थी, तो इसको हम कह रहे थे विषुवतीय जलधारा, है ना। अब इसको जब इधर से इधर बहेगी ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका की ओर, तो हम इसको बोलेंगे प्रतिविषुवतीय जलधारा। मतलब ये उल्टे दिशा में पानी एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा और ये किधर जमा होगा, ये गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के कोस्टल एरिया में जाकर जमा हो जाएगा, जिससे दक्षिण अमेरिका वाले साइड में लो प्रेशर होगा और दक्षिण अमेरिका में तेज बारिश होगी और ऑस्ट्रेलिया अब बारिश से महरूम हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग, ठीक। अब क्या होगा, जब ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर होगा तो दक्षिण अमेरिका में लो प्रेशर होगा। जब दक्षिण अमेरिका में लो प्रेशर होगा तो मेडागास्कर में भी लो प्रेशर होगा और भारत में तो पहले से लो प्रेशर है क्योंकि पूरी गर्मी भारत तप रहा था जी। और जब मानसून की स्थिति कब अच्छी होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर हो, दक्षिण अमेरिका के कोस्टल एरिया में हाई प्रेशर हो। जब दक्षिण अमेरिका के कोस्टल एरिया में हाई प्रेशर होगा तो मेडागास्कर में हाई प्रेशर होगा और वो हाई प्रेशर वाली हवा किधर जाएगी, भारत की ओर जाएगी और भारत में बेहतर बारिश होती है सामान्य स्थिति में। लेकिन स्थिति यहाँ तो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर स्थिति क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बन गया तो दक्षिण अमेरिका में लो प्रेशर। जब दक्षिण अमेरिका में लो प्रेशर बना तो मेडागास्कर के मैस्करनस हाई पर भी कैसा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। और भारत में तो ऑलरेडी लो प्रेशर। अब लो प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा थोड़ी ना चलेगी, जब नहीं चलेगी तो मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी को हम अल नीना कहते हैं या अल नीनो कहते हैं। इसके अलावा इसका एक पॉइंट और देख लीजिए, व्यापारिक हवा कमजोर और दक्षिण अमेरिका में बारिश और बाढ़ आएगी। किधर कंडीशन क्यों निर्मित हुई, किसी कारण से व्यापारिक पवन कमजोर हो गई तो अल नीना की कंडीशन निर्मित हो जाएगी और अल नीना में क्या होगा, दक्षिण अमेरिका में बारिश और बाढ़ होगी क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। अल नीनो से ऑस्ट्रेलिया एशिया में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती। स्वाभाविक सी बात है, जब भारत में मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा, पैदावार नहीं होगी तो भारत में सूखे की स्थिति, सूखा को अंग्रेजी में ड्रॉट कहते हैं, भारत में सूखे की स्थिति निर्मित हो जाएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देख लीजिए आगे और अल नीना यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, अल नीना बराबर सूखा। जब अल नीना आता है तो सूखे की स्थिति आती है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में सूखा और एशिया भी इससे प्रभावित आपको देखने को मिलेगा और एशिया में भारत भी शामिल है, याद रखेंगे। उसके अलावा आप देख लीजिए
डार्विन और ताहिती के मध्य हवाओं के चलने व बदलने और मौसम में बदलाव या मौसमी दशाओं में जो बदलाव होता है, इसको ही हम कहते हैं इनसो। मतलब कभी डार्विन पर हाई प्रेशर तो ताहिती पे लो प्रेशर, कभी ताहिती पे लो प्रेशर तो कभी डार्विन पर हाई प्रेशर। मतलब ये दोलन हो रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो इसी को हम कहते हैं इनसो। क्या कहते हैं इसको? इनसो। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो दक्षिणी दोलन, इसे ही कहते हैं इनसो। ठीक है। इसमें सो में एस का मतलब होता है, क्या लिखते हैं हम इसको? इन सो। एल नीनो, एल नीनो, एस का मतलब होता है सदर्न ऑसिलेशन, ये इसका मतलब होता है इनसो का। और इसी से ताप और दाब के अंतर के कारण ही अल नीना और ला नीना की कंडीशन बनती है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है, जब अल नीनो आता है तो दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक वर्षा होगी और कैरिबियाई क्षेत्र में प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है। कौन से आएगा यहाँ पर? प्रति चक्रवात आपको देखने को मिलेंगे, है ना। हालांकि ये जो पॉइंट है गलत लिखा हुआ है, यहाँ प्रति चक्रवात नहीं आएंगे, यहाँ चक्रवात की ही कंडीशन निर्मित होगी। प्रति चक्रवात कहाँ आएंगे देख लीजिए। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और सूखा, जब गर्मी और सूखा पड़ेगा तो वनों में आग भी लगेगी। ठीक है। और दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे जल अपवेलिंग में कमी भी आती है। याद रखेंगे, जो ठंडा जल किधर से किधर बह रहा था, सामान्य स्थिति में ध्यान कीजिए, दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के ऊपरी सतह का जो गर्म जल है बहकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता था, और उस खाली जल को, गर्म जल के कारण जो खालिस्तान भरा है उसको भरने के लिए अंदर से ठंडा जल आता था, मतलब अपवेलिंग की प्रोसेस हो रही थी। लेकिन जब अल नीनो होता है तो पूरी स्थिति इससे उलट पलट हो जाती है। तो दक्षिण अमेरिका व मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे जल की कमी, मतलब ठंडे जल की अपवेलिंग में कमी आती है, मतलब उत्सर्वण जो हो रहा था वो अब नहीं होगा। इसके अलावा कमजोर मानसून और यहाँ तक कि भारत तथा दक्षिण पूर्व में सूखे की स्थिति, मतलब कमजोर मानसून हो जाएगा और यहाँ तक कि भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश हैं यहाँ पर सूखे की स्थिति देखने को मिलेगी। आपको वनों में आग लगते हुए भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर चक्रवात तो नहीं बनेंगे बल्कि प्रति चक्रवातों का निर्माण होगा। और प्रति चक्रवात कब बनते हैं? जब हवाएं किधर से किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से, सॉरी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती हैं, तब प्रति चक्रवात बनते हैं। और प्रति चक्रवात का मतलब होता है मौसम का साफ होना। साफ होना मतलब बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी मतलब सूखा पड़ेगा। मतलब हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर की ओर हवाएं चल रही हैं, यहाँ लिखा हुआ भी देख लीजिए, प्रति चक्रवात बन रहे हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, साफ मौसम, गर्मी, सूखा और आग जैसी कंडीशन निर्मित हो जाएगी। कुल मिलाकर कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, या हम कह लें दक्षिणी एशिया क्षेत्रों में। मतलब दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब आते हैं। ठीक। कुल मिला के ये हिंद महासागरीय जो पूरा क्षेत्र है ये आपको सूखाग्रस्त नजर आएगा। किसकी कंडीशन में? अल नीना की कंडीशन में। सामान्य स्थिति में तो बहुत अच्छा था, अल नीना ने हमको सूखा से ग्रसित कर दिया। मतलब हम भारतवासियों, हमारे मानसून को कौन डिस्टर्ब करता है? सबसे बड़ा कुत्ता कमीना है हमारे लिए अल नीनो, है ना। अल नीनो ने कुत्ता बनाया, ऐसा गाना गाते हैं। आगे देख लीजिए। अब अल नीनो मोडाकी एक शब्द आपको नजर आ रहा होगा। अल नीनो मोडाकी ये जापानी वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है ये अल नीना में हाई प्रेशर वाला बन जाता है
और दक्षिण अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। लेकिन जो मध्य प्रशांत महासागर है बीच में, यहाँ पर लो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। मोडाकी का मतलब होता है मध्य में। इस मध्य में सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है और यहाँ भयानक तेज बारिश होती है और यहीं से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये जो चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं ये किधर से किधर चलेंगे। ये चक्रवात बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन बारिश यहाँ बहुत तेज होती है इस एरिया में, क्योंकि मध्य प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा लो प्रेशर हमको देखने को मिलता है। ठीक, इसलिए धमाधम यहाँ पर बारिश होती है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं, दो चीज़ें लिखी होती हैं। दक्षिणी दोलन मतलब सदर्न ऑसिलेशन, एस मतलब दक्षिणी, दोलन मतलब ऑसिलेशन। तो यहाँ दो क्षेत्र हम देखेंगे, ताहिती परदाब और डार्विन परदाब। टीपी, टी से ताहिती और पी से प्रेशर, डी से डार्विन और पी से प्रेशर। मतलब ताहिती पर वायुदाब और डार्विन पर वायुदाब। ठीक, अगर यह धनात्मक होता है तो ला नीना की कंडीशन आती है जो भारत के लिए बेहतर मानी जाएगी। लेकिन अगर यह ऋणात्मक हुआ तो मोना डार्लिंग, अल नीना वाली कंडीशन आएगी मोना डार्लिंग। और बारिश कहाँ होगी, बारिश कहाँ होगी अब बताइए जरा, सोचिए तो कहाँ बारिश होगी। बारिश भारत में नहीं होगी। बारिश जब भारत में नहीं होगी तो कहाँ होगी, वो होगी दक्षिण अमेरिका के कोस्टल एरिया में होगी जी। हाँ, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं जी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ कभी कभी अल नीना आता है। अब अल नीना वाली कंडीशन में क्या होगा, देखिए अल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड या ईसा मसीह का छोटा बच्चा का नाम भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड या ईसा मसीह का बच्चा या छोटा बच्चा भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अल नीना के लिए, क्योंकि यह स्थिति क्रिसमस के आसपास समुद्र तट में घटने के लिए शुरू होती है। मतलब यहीं से वो कंडीशन निर्मित होने लगती है। मतलब 25 दिसंबर के आसपास, मतलब दिसंबर में अल नीना की कंडीशन उत्पन्न होती है जो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बनी रहती है। मतलब 6-7 महीने के लिए कंडीशन बनी रहती है, याद रखिएगा। इसलिए अल नीनो को क्राइस्ट ऑफ चाइल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये घटने की शुरुआत दिसंबर के महीने में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका जन्म पेरू के तट से होता है। अब ला नीना की कंडीशन क्या होती है, इसको समझ लीजिए। ला नीना में क्या होगा, अल नीनो का जो उल्टा है, अल नीनो का मौसे भाई समझ लीजिए, वो कौन है, अल नीनो का मौसे भाई कौन है, ला नीना है। ला नीना में क्या होगा, ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर ये इतना ज़्यादा हो जाएंगी, एकदम हाई। मतलब दक्षिण अमेरिका से पानी को घपा घप लेके जाएगी किधर, ऑस्ट्रेलिया तक। और ये लेके इधर से इधर ये पानी को थोड़ा आगे बढ़ा देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत व्यापारिक पवनी होगी तो पानी को ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल करा देंगे, ज़्यादा पानी को यहाँ पर एक्यूमुलेट कर देंगी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक, अब क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बन गया और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बन गया, क्योंकि कौन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन है। अब क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर दक्षिण अमेरिका में बना है तो स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, मेडागास्कर में, है ना, मेडागास्कर के मैस्करेनिस क्षेत्र में। और जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि भारत में तो ऑलरेडी लो प्रेशर बना है, काहे बना है कि पूरे गर्मी भर भारत तप रहा है हीटर की तरह। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर होगा तो हवा घप घपा के घुसेगी किधर, भारत की ओर। मतलब भारत में अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से बहुत ज़्यादा लो प्रेशर की ओर जब हवा जाएगी और अपने साथ बहुत सारी नमी लेके जाएगी तो भड़ाभड़ बारिश कराएगी। भारत में जो अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वह ला नीनो के कारण काय की स्थिति होगी, बारिश की स्थिति होगी और बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाएगी।
याद रखेंगे आप लोग। और भारत में जब ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, आप याद रखना, सामान्य स्थिति में बढ़ती है और हर कंडीशन में 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर में और एक बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, अब ला नीना जो है ये सामान्य स्थिति के काफ़ी करीब मानी जाती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में भी भारत का मानसून अच्छा होता है और ला नीना के कंडीशन में भी भारत का मानसून अच्छा होता है, मतलब दोनों कंडीशन जो हैं भारत के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन ला नीना से नुकसान कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। लेकिन जो अल नीनो है, अल नीनो ने भारत को कंगाल कर देता है। मान लो अगर सूखे की स्थिति बन गई है ना, अल नीनो आ गया, अल नीनो बराबर सूखा बराबर भारत, ऐसा याद कर लेना। ला नीना बराबर भारत बराबर बाढ़, मतलब बेहतर स्थिति, मतलब सामान्य स्थिति के निकट कौन है? ला नीना है। प्रभाव क्या होगा ला नीना का? प्रभाव समझ लीजिए, दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश और ऑस्ट्रेलिया में भयावह बारिश। दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश होगी और ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी भयावह बारिश देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण अमेरिका में सामान्य से अधिक सूखे की स्थिति। अब स्वाभाविक सी बात है, हाई प्रेशर जहाँ होगा, सामान्य स्थिति में भी हाई प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता है? हाई प्रेशर होता है दक्षिण अमेरिका में। लेकिन अब जब ला नीना की कंडीशन आ जाएगी, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, और जब ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्रेशर जाएगा तो मतलब यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सूखा पड़ेगा, ये वाली स्थिति हो जाएगी। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अपवेलिंग से सामान्य से कहीं अधिक वृद्धि हो जाती है। अब तेजी से अपवेलिंग होगा, क्योंकि याद रखना ला नीना में व्यापारिक पवन खटाखट दक्षिण अमेरिका के ऊपर के पानी को हटा हटा के किधर ले जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाकर इकट्ठा करेंगी, और नीचे से उसको भरने के लिए भकाभक ठंडा पानी आएगा, उसको उस जगह को भरता जाएगा, मतलब अपवेलिंग होगी। और इस अपवेलिंग के चक्कर में क्या होगा कि फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, है ना, फाइटोप्लैंक्टन ऊपर आएंगे, खनिज लवण युक्त जल आएगा, क्यों? और उसको खाने के लिए कौन आएगा? मछली आएगी, मतलब फिशरीज का क्षेत्र बनेगा। लेकिन सूखे की स्थिति ज़्यादा कहाँ बन जाएगी? दक्षिण अमेरिका में सामान्य से ज़्यादा सूखा पड़ेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय नीनो सूचकांक। अब महासागरीय नीनो सूचकांक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य सतह के तापमान में विचलन की माप। पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में, पूर्व में और मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य सतह के तापमान में विचलन, मतलब उनके तापमान में जो विचलन होता है, ऊपर नीचे होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? महासागरीय नीनो सूचकांक। मतलब एक प्रकार का सूचकांक है जिसके आधार पर हम अल नीनो और ला नीनो की कंडीशन का पता लगा सकते हैं या एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह वह मानक या साधन या उपाय है जिसके द्वारा अल नीनो प्रकरण का निर्धारण, अनुमान या पूर्वानुमान किया जा सकता है। किसके द्वारा? महासागरीय नीनो सूचकांक के द्वारा। ये सूचकांक ही हमको बताते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी ला नीना की, हम इसके आधार पे अनुमान लगा लेते हैं। इसके अलावा हम थोड़े से प्रभाव देख लेते हैं। किसके? भारत में अल नीनो के प्रभाव। भारत में अल नीनो का प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत में सूखा पड़ेगा। ठीक है, ला नीना से बाढ़ आती है, अल नीना से सूखा पड़ता है। सामान्य स्थिति में सब कुछ ठीक रहता है। हमने 3 कंडीशन देखी, सामान्य स्थिति, अल नीनो की स्थिति और ला नीना की स्थिति। और हम अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भारतीय कृषि पर अल नीनो का प्रभाव, मतलब भारत में सूखा पड़ेगा। दूसरा, अतीत। अतीत का मतलब होता है जब जब सूखा हुआ है सामान्यतः अल नीनो के वर्ष में हुआ, मतलब भारत में जब जब भी सूखा पड़ता है ये तब सूखा पड़ता है जिस वर्ष अल नीनो आता है। मतलब कुल मिला के अल नीनो ही कारण है भारत में सूखा आने के। इसके अलावा खरीफ की फसलें प्रभावित होती हैं, महंगाई और भूखमरी बढ़ती है। इसके अलावा धान, मूंगफली, दालें, कपास और गन्ने की फसलें प्रभावित होंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारी फसलें खरीफ की फसलें हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर डालता है? ये खरीफ की फसलों पर डालता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अल नीनो से भारत के उपाय, मतलब अल नीनो के टाइम भारत क्या क्या उपाय कर सकता है? मतलब मोटे अनाज के उत्पादन पर ध्यान। क्यों? क्योंकि 2023 में पूरे विश्व ने मिलेट वर्ष मनाया, मतलब मोटे अनाज वर्ष
के रूप में घोषित किया गया 2023 को। मतलब यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाए, क्योंकि मोटे अनाज को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इसलिए जो मोटे अनाज हैं इनके उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। और मोटे अनाजों को खाने से बहुत सारे फायदे भी हैं। मतलब ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं और शरीर के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, यानी पोषण के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं। इसके अलावा हम पॉइंट और देख लेते हैं। स्टॉक है जो खाद्यान्न भंडारण है या संग्रहण जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अल नीना आया तो सूखा पड़ेगा। अगर हमारे भंडार गृह में अन्न भरा रहेगा तो हम जो है अपनी जनता का पेट भर सकते हैं, अपने देशवासियों का हम पेट भर सकते हैं। इसके अलावा निर्यात पर भी ध्यान दिया जाए। सही बात है, निर्यात ऐसा करो, इतना बचा कर रखो, ये नहीं कि हमारे पास भी किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो हम सब बेच बाच के सामने वाले को दे दें और खुद ठन ठन गोपाल हो जाएं। लेकिन हमको निर्यात पर भी ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि एक निश्चित मात्रा में निर्यात करने के बाद भी हमारे स्टॉक में अन्न भंडार मौजूद रहे, है ना। मतलब आपूर्ति की आपको सुनिश्चितता तय करनी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो कि सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है तस्मान लीकेज। अब ये तस्मान लीकेज कहाँ है, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तस्मान लीकेज होता क्या है, पहले इसको पूरा समझ लो। तस्मान लीकेज वह परिघटना है जिसमें तस्मान सागर का गर्म जल हिंद महासागर में बॉस स्ट्रेट मतलब बॉस जल संधि के द्वारा पहुंचता है। इसका प्रभाव भी हिंद महासागर में उष्मन पैदा करता है और यह भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर एक पाया जाता है बॉस स्ट्रेट मतलब बॉस जल संधि, और इधर पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में तस्मान सागर। तो ये तस्मान सागर का जल जो है, ये जो तस्मान सागर है, तस्मान सागर का जो जल है ये कहाँ जाएगा, बॉस स्ट्रेट से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करता है। और जो हिंद महासागर जब गर्म हो जाएगा, भारत में टोटल लो प्रेशर हो जाएगा और हिंद महासागर में भी लो प्रेशर हो जाएगा। और जब लो प्रेशर से लो प्रेशर में हवा तो चलेगी नहीं, इससे पूरा भारत का मानसून क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल नीनो के कारण ये तस्मान लीकेज भी भारत में सूखा लाने के लिए जिम्मेदार है या भारत के मानसून को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।